Hey guys, I welcome you all in today's lecture. बेटा पिछले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो सिंपल क्लासिफिकेशन मैंने किया था। मैटर क्या होता है, कितने पार्ट्स में मैटर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। साथ साथ में एटॉमिक वेट और मोल क्या होता है ये भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैं आपको एक रिलेशन दिया था कि एम यू इंटू एन ए जो होता है वो 1 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम मोलर मास। मोलर मास क्या होते हैं बेटा? तो मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स। इट इज द मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स। ठीक है, एक मोल पार्टिकल्स का अगर आप मास निकालते हैं तो एक मोल पार्टिकल्स का मास जो होता है उसको मोलर मास बोलते हैं। दैट मास कैन बी कैलकुलेटेड इन ग्राम और इन किलोग्राम। ठीक है, एक मोल पार्टिकल्स का जो मास है वो आप लोग ग्राम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन किलोग्राम ऑल्सो। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको मोलर मास कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। जैसे मान के चलो आप लोगों को ऑक्सीजन का मोलर मास कैलकुलेट करना है। इसका कैलकुलेट करना है बेटा, ऑक्सीजन का मोलर मास। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है। मास ऑफ वन एटम कितना होता है ऑक्सीजन का? तो आप बोलेंगे मास ऑफ वन एटम इज 16 AMU। कितना होता है बेटा? इट इज 16 AMU। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU। ठीक है, आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द मोलर मास। मोलर मास कितना होगा बेटा? अगर आप मोलर मास निकालते हैं तो मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ वन मोल। वन मोल का मतलब बेटा, वन मोल का मतलब क्या हो गया? Na। ठीक है ना, वन मोल का मतलब क्या हो गया? Na। तो एक मोल ऑक्सीजन के एटम का आप मास निकालेंगे तो उसको हम लोग मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है बेटा, मोलर मास इज मास ऑफ वन मोल। तो बेटा ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम इंटू Na के इक्वल होगा ना। इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू Na। ठीक है, तो मास ऑफ वन एटम कितना होता है बेटा? इट इज 16 AMU। इंटू हम लोग क्या करेंगे बेटा? Na करेंगे। क्या करेंगे? 16 AMU इंटू Na। आपको पता है बेटा AMU इंटू Na कितना होता है? इट इज 1 ग्राम। अगर नहीं पता तो आप पीछे वाला लेक्चर देख सकते हैं बेटा, उसमें मैंने डिस्कस किया है। इट इज 1 ग्राम। तो हम लोगों को मिल गया मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। अभी आप बताइए ऑक्सीजन के बारे में तीन चीजें डिस्कस किया हो। क्या क्या तीन चीजें बेटा? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? आप बोलेंगे 16। मास ऑफ वन एटम कितना होता है? दैट इज 16 AMU। ठीक है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? दैट इज 16 ग्राम। क्या डिफरेंस आया मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक वेट और मोलर मास? आप देखेंगे एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं है। कि मास ऑफ वन एटम की बात हुई तो यूनिट क्या है बेटा? AMU। मोलर मास की बात हुई तो बेटा यूनिट क्या है? ग्राम। ठीक है, तो देयर इज डिफरेंस ऑफ यूनिट ओनली। एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। एक एटम का मास लिखना है तो आप लोग यूनिट AMU लिख सकते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं मोलर मास तो यूनिट क्या लिखना पड़ेगा आपको? ग्राम में लिखना पड़ेगा। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है सर। सिमिलरली आपसे बोलूं बेटा सल्फर के बारे में बताइए। तो बोलेंगे सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32। मास ऑफ वन एटम होता है 32 AMU। मोलर मास होता है 32 ग्राम। ठीक है, मोलर मास कितना होता है? 32 ग्राम। मैं बोलूँ सोडियम का क्या होगा? आप सोडियम के बारे में बता सकते हैं। एटॉमिक वेट कितना होगा? 23। मास ऑफ वन एटम कितना होगा? 23 AMU। मोलर मास कितना होगा? 23 ग्राम। ठीक है सर, हम लोग सब कुछ इसका भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज 23 AMU एंड 23 ग्राम। जनरल ऑब्जर्वेशन बेटा ये कहता है, जनरल रूल क्या होगा कि अगर आपके पास में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट गिवन है, अगर आपके पास में एटॉमिक वेट है और एटॉमिक वेट कितना है बेटा? X है। अगर आपके पास में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट X है तो मास ऑफ वन एटम कितना होगा? तो मास ऑफ वन एटम
विल बी इक्वल्स टू एक्स ए एम यू। ठीक है, मास ऑफ वन एटम अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स ए एम यू। आपसे पूछे मोलर मास कितना होगा तो आप उसका मोलर मास भी बता सकते हैं, दैट मोलर मास विल बी इक्वल्स टू एक्स ग्राम। ठीक है, तो आप बोलेंगे बेटा एटॉमिक वेट कितना होगा एक्स, तो मास ऑफ वन एटम कितना होगा एक्स एम यू, देन मोलर मास कितना होता है, देन मोलर मास इज इक्वल्स टू एक्स ग्राम। ठीक है, ये जनरल रूल हो गया। आप तीनों चीजें बता सकते हैं किसी भी एटम के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एटम के लिए डिफाइन किया है बेटा, सिमिलरली ये तीन चीज हम लोग मॉलिक्यूल के लिए भी डिफाइन करते हैं। अगर आपके पास में कोई भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए भी हम लोग सेम तीन चीज डिफाइन करते हैं। क्या क्या तीन चीज डिफाइन करते हैं बेटा हम लोग एक तो डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर वेट, पहला टर्म क्या है मॉलिक्यूलर वेट डिफाइन करेंगे। दूसरा हम लोग डिफाइन करेंगे बेटा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है ना, दूसरा टर्म इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एंड थर्ड क्या होता है बेटा, थर्ड इज मोलर मास। थर्ड टर्म हम लोगों के पास में क्या है, इट इज मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। मोलर मास तो बेटा किसी का भी निकाला जा सकता है। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होता है। मोलर मास इज मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स, और मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो क्या होगा बेटा, हम लोग किसी भी एक मॉलिक्यूल के वेट को 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम से डिवाइड करके निकालेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट y है तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा y एम यू, मोलर मास कितना होगा बेटा y ग्राम। ठीक है, जैसे आपसे पूछे वाटर के बारे में बताइए, तो आपको पता है बेटा अगर आपको वाटर का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, सभी एटम्स के एटॉमिक वेट को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सभी एटम्स का एटॉमिक वेट आप ऐड करेंगे। हाइड्रोजन का कितना एटम है बेटा 2, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, दोनों का हम लोगों ने ऐड कर लिया। 2 × 1 + 1 × 16 दैट इज इक्वल टू 18। तो मॉलिक्यूलर वेट इज 18, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज 18 EMU, मोलर मास इज 18 ग्राम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर वेट इज 18, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज 18 EMU एंड मोलर मास इज 18 ग्राम। ठीक है, अगर आपसे पूछे बेटा कि सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बताइए, तीनों चीजें हम लोगों से डिफाइन करने के लिए बोला H2SO4, तो क्या करेंगे बेटा आप लोग, पहले हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, सभी एटम्स का ऐड करेंगे। हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम, 4 × 16, सब कुछ मिला के कितना आएगा बेटा 98। तो 98 क्या है मॉलिक्यूलर वेट, 98 AMU क्या होगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, 98 ग्राम क्या होगा मोलर मास। ठीक है, 98 ग्राम क्या हो जाएगा बेटा मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं आपसे पूछूं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, अब बोलेंगे 18 EMU। क्या बोलेंगे 18 EMU। 18 EMU का मतलब क्या होगा बेटा 18 एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे आप लोग 18 एटॉमिक मास यूनिट, ऐसे बोलेंगे ना 18 एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, वाटर जो होता है वो एटम होता है कि मॉलिक्यूल होता है, H2O इज एटम और मॉलिक्यूल। आप बोलेंगे ये तो मॉलिक्यूल है। अच्छा, मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक वर्ड यूज किया ना हमने, मॉलिक्यूल के लिए हम एटॉमिक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया मैंने एटॉमिक, तो मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक वर्ड यूज क्यों किया जा रहा है बेटा, मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक वर्ड यूज करना थोड़ा सा और फीलिंग आएगा कि हम लोग मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं बेटा। तो इसी बात को लेके सेम चीज को लेके कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, लोगों में बहस हुई उस टाइम पे कि हम लोग मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक वर्ड यूज करना उचित नहीं है।
तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक वर्ड यूज नहीं करेंगे, यानी हम लोग मॉलिक्यूल के लिए एएमयू यूज नहीं करते। तो क्या हुआ बेटा, जो एएमयू था एटॉमिक मास यूनिट था, उसको नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, उसको यू रख दिया गया। यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिफाइड मास होता है। यू होता क्या है, मैं तुम लोगों से पूछूं यू क्या होता है, यू का वैल्यू कितना होता है। तो यू इज नथिंग बट एएमयू। यू कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ही होता है। ये वही 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है। ये वही 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है। आप खुद से सोच के देखो कि मान के चलो तुम्हारा नाम है बेटा क्या, तुम्हारा नाम है राजकुमार। तुमने क्या किया, अपना नाम राजकुमार से क्या रख लिया, राज रख लिया। नाम तुम्हें पसंद नहीं आया, तुमने चेंज कर लिया अपना नाम। तो क्या नाम को चेंज करने से तुम्हारा क्वालिटी चेंज हो जाएगा, राजकुमार से राज करने पे क्या तुम्हारा क्वालिटी चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। क्वालिटी तो वही रहेगा जो है। तो यहाँ पे भी सेम है कि एमयू का नाम बदल के बस यू रखा गया है, बाकी तो एमयू में कोई चेंज नहीं आएगा ना। इट इज स्टिल 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है। ये वही 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है जो पीछे हम लोग पढ़ते थे, बस नाम चेंज कर दिया गया है। तो नाम चेंज करने से प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता दूं कि एएमयू और यू में डिफरेंस क्या है। फिर एएमयू और यू में से इतना डिफरेंस है कि जो एएमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट, जो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एएमयू जो रहता है एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, एएमयू को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर एटम्स ओनली। उसको सिर्फ और सिर्फ आप एटम्स के लिए ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो यू होता है यूनिफाइड मास, दैट कैन बी यूज्ड फॉर एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल। उसको हम लोग एटम के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूल के लिए भी यूज कर सकते हैं। दैट कैन बी यूज्ड फॉर एटम, दैट कैन बी यूज्ड फॉर मॉलिक्यूल ऑल्सो, बट एएमयू को हम लोग मॉलिक्यूल के लिए यूज नहीं कर सकते। तो जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने मॉलिक्यूल के लिए एएमयू लिखा है, जैसे हम लोगों को दिख रहा है H2SO4 में मैंने लिखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एएमयू को हटाना पड़ेगा और एएमयू को हटा के क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह पे यू लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूल के लिए हम लोग एटॉमिक वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी एएमयू को हटा के क्या लिखना पड़ेगा, हमें यू लिखना पड़ेगा, वाटर के लिए भी। ठीक है ना, तो यही आप थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। जहाँ जहाँ पे हम लोग एटम में बात कर रहे थे, तो एटम में आप लोग चाहे तो एएमयू के साथ साथ में यू भी लिख सकते हैं। जैसे एटॉमिक वेट किसी एलिमेंट का कितना एक्स है, तो मास ऑफ वन एटम कितना होगा, एक्स एएमयू, और यू कैन से एक्स यू। ठीक है ना, ये एक्स एएमयू भी हो सकता है, और एक्स एएमयू के साथ साथ में आप क्या लिख सकते हैं, एक्स यू भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऊपर कुछ और एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के लिए एएमयू और यू दोनों लिख सकते हो, सल्फर के लिए एएमयू और यू दोनों लिख सकते हो, Na के लिए बेटा एएमयू और यू दोनों लिख सकते हो। लेकिन जब मॉलिक्यूल की बात होगी, आप सिर्फ क्या लिखेंगे, एएमयू लिखेंगे। ठीक है ना। अब आप ये भी समझना कि हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में एएमयू ही दिया हो मॉलिक्यूल के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी कई सारे जगह पे एएमयू भी लिखा जाता है, लेकिन बात यह है कि हम लोग कोशिश करेंगे यू लिखने का। ठीक है ना, मॉलिक्यूल के लिए हम लोग यू लिखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, अदरवाइज दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं है बेटा, यू और एएमयू में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही है, बस नाम ही चेंज करके लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, तो आपको एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होता है, मास ऑफ वन एटम कितना होता है, मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ एटम और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑल्सो। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल की। आप मोल कैसे निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, मोल कैसे निकाल सकते हैं, मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एन से। मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। मोल क्या होता है, आपसे पूछे कि कार्बन के एक मोल का मास कितना होता है, तो आप बोलेंगे 12 ग्राम। ठीक है ना। अच्छा, मैं तुमसे बोलूं कार्बन तुम्हारे पास में कितना है, 24 ग्राम, तो मोल कितना होगा, तुमने बोलोगे 2 मोल। मैं बोलूं कार्बन तुम्हारे पास में कितना है, 48 ग्राम, तुम लोग क्या बोलोगे बेटा, कितना होगा, 4 मोल। तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन क्या चल रहा है, मैं तुम लोगों से पूछूं
कि तुम लोग ने तुरंत से आंसर दिया 2 मोल 4 मोल, तुम्हारे दिमाग में क्या कैलकुलेशन चल रहा है? तुम बोलो कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो टोटल मास गिवन है उसको हम लोग मास ऑफ 1 मोल से डिवाइड कर रहे हैं। मास ऑफ 1 मोल से डिवाइड कर रहे हैं मतलब मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं, है ना? तो बड़ा सेम वे हम लोग मोल्स भी निकालते हैं। तो जो मोल्स होता है वो किसके इक्वल होता है? मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है बेटा? मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है ना? तो मोल्स इज एन, मास होगा स्मॉल एम, और मोलर मास क्या होता है? कैपिटल एम। अगर कहीं से आपको मोल्स निकालना है दैट इज स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम होता है, ठीक है बेटा? मोल इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। अब आप ये भी समझिएगा बेटा, अगर मास का यूनिट क्या है? ग्राम, तो मोलर मास का यूनिट भी क्या रखेंगे आप लोग? ग्राम पर मोल, ठीक है ना? अगर मास का यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम, तो मोलर मास का यूनिट क्या रखेंगे आप लोग? केजी पर मोल। यूनिट सेम होना चाहिए तभी आपको मोल मिलेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि ना? तो एक तरीका तो ये होता है मोल निकालने, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है? इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है 1 मोल का मतलब कितना पार्टिकल होता है? आपसे पूछे 1 मोल में कितना पार्टिकल हो, तो आप बोलेंगे 1 मोल का मतलब कितना होता है? Na पार्टिकल्स। Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसे ही बोलेंगे ना? इतना पार्टिकल्स होते हैं। मैं तुमसे बोला बेटा कि तुम्हारे पास में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, कितना मोल है तुम्हारे पास? बोलोगे सर 1 मोल। मैं तुमसे बोला बेटा कि तुम्हारे पास में 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, कितना मोल है? आप तुरंत से बोलोगे सर 2 मोल। यहाँ पे आपने कैसे निकाला बेटा? यहाँ पे भी आप क्या करेंगे बेटा? जो टोटल पार्टिकल्स आपको गिवन है उसको 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? तो मोल निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम, दीज पार्टिकल्स कैन बी आयन, दीज पार्टिकल्स कैन बी मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। यहां से भी आप लोग मोल निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बेटा क्लियर है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये तरीका भी होता है जिससे आप लोग क्या निकाल सकते हो बेटा? आसानी से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? इट इज क्लियर टू यू ऑल? ठीक है बेटा, चलो अब ऐसा सोचो, मान के चलो तुम लोगों को एक मॉलिक्यूल गिवन, ठीक है? मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास में क्या? H2SO4। तुम्हारे पास में क्या है? एक H2SO4 मॉलिक्यूल है। इस H2SO4 मॉलिक्यूल में अगर तुम्हारे पास में H2SO4 का 1 मोल है तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? आप बोलेंगे 2। मोल्स ऑफ सल्फर कितना होगा बेटा? वो बोलेंगे 1 होगा। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? वो बोलेंगे कितना होगा? 4, है ना? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 2, मोल्स ऑफ सल्फर इज 1, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 4। मैं बोला तुम लोगों से कि तुम्हारे पास में इसका 10 मोल है, तो हाइड्रोजन का मोल कितना होगा? आप इंटू कर लेंगे 10 से, कितना मिलेगा? 20, है ना? सल्फर का पूछे तो क्या कर लेंगे? आप लोग इंटू कर लेंगे 10 से, कितना मिलेगा? 10। ऑक्सीजन का पूछे तो आप लोग इंटू कर लेंगे 10 से, कितना मिलेगा? 40। कुछ रिलेशन नजर आ रहा है बेटा? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है ना?
मोल्स ऑफ सल्फर कितना है, आपसे पूछे मोल्स ऑफ सल्फर कितना है, तो बोलेंगे इंडेक्स ऑफ सल्फर इनटू मोल्स ऑफ H2SO, ऐसे ही बोलेंगे ना बेटा, इंडेक्स ऑफ सल्फर इनटू मोल्स ऑफ H2SO4। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है, अब बोलेंगे मोल्स ऑफ इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ना, इट इज 2 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4, है ना। इसको बोल सकते हैं इट इज 1 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ सल्फर को। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को बोल सकते हो इट इज 4 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4। आपसे पूछे 2, ये 1, ये 4 क्या है, तो अब क्या बोलेंगे, ये इंडेक्स है, हाइड्रोजन का इंडेक्स 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल है, इंडेक्स मतलब दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है वही है ना। तो इन जनरल आप लोगों के पास में अगर एक मॉलिक्यूल है बेटा AXBY टाइप का, जैसा AXBY टाइप का मॉलिक्यूल है, तो उसमें मोल्स ऑफ A कितना होता है, दैट इज X इंटू मोल्स ऑफ AXBY, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। मोल्स ऑफ B कितना होता है बेटा, दैट इज Y इंटू मोल्स ऑफ AXBY। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो आप हमेशा क्या करेंगे बेटा, पहले सबसे पहला काम आप लोगों का होगा कि आप एक मॉलिक्यूल में कैलकुलेशन क्या है वो कर लें। जो एक मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन आप लोगों से हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, टोटल निकालने के लिए आप नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके आसानी से टोटल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक? ये सब कुछ टर्म्स होपफुली आप सबको क्लियर हो रहा होगा बेटा। ठीक है, चलिए इसके आगे और क्या तरीका होता है मोल्स निकालने का, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे बेटा आप लोगों से। देखो, दो कंडीशंस होता है, एक कंडीशन होता है STP और दूसरा कंडीशन होता है हम लोगों के पास में NTP। STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्केल, NTP इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर स्केल। ठीक है, STP पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन। वहीं पे NTP पे जो टेम्परेचर होता है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस 273.15 प्लस 20 293.15। ठीक है, प्रेशर इज 1 atm। तो आपने इक्वेशन पढ़ा होता है PV इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। नहीं पढ़ाया तो बेटा पढ़ेंगे इसको, PV इक्वल टू NRT। यहां से आप लोग वॉल्यूम निकाल सकते हो, PV इक्वल टू NRT से क्या कर सकते हो, आप लोग वॉल्यूम निकाल सकते हो। V कैसा होगा बेटा, PV इज इक्वल टू NRT से V कैसा होगा बेटा, NRT अपॉन P। V कैसा होगा, NRT अपॉन P। तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए आपको इसके लिए, है ना। क्या क्या चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर। एक मोल आपको दिया, एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना है वो निकाल सकते हो। तो STP पे जो एक मोल गैस का वॉल्यूम आता है दैट इज 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। और NTP पे जो वॉल्यूम आता है दैट इज 24.5 लीटर। एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है NTP पे दैट इज 24.5 लीटर एंड STP पे जो एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे STP पे बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्केल पे STP पे मोल्स ऑफ गैस कितना होगा, अगर आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन हो सकता है, वॉल्यूम गिवन हो सकता है। अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि अगर आपको मास गिवन है तो आप मोल्स कैसे निकालेंगे, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो मोल्स कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है वो आइडेंटिफाई कर लिया। अगर टोटल वॉल्यूम गिवन होगा तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, एक मोल गैस के वॉल्यूम से डिवाइड करके मोल्स निकाल सकते हैं। तो STP पे बेटा जो मोल्स होता है, STP पे जो मोल्स होता है वो क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर आप लोग लीटर में लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर
डिवाइडेड बाई 22.4 होता है। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4, आपको मोल्स मिल जाएगा। ठीक है ना। वहीं पे अगर ये वॉल्यूम जो होता है बेटा वो किस में होता है? एमएल में। वॉल्यूम किस में हम लोगों के पास अगर एमएल में है, ठीक है, तो हम लोग कितने से डिवाइड कर लेंगे बेटा? 22400 से डिवाइड कर लेंगे, तो भी हम लोगों को क्या मिल जाएगा? मोल्स मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आपको कितने तरीके से मोल्स कैलकुलेट करना आता है? आप मास से मोल्स निकाल सकते हो, आप नंबर ऑफ पार्टिकल से निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है ना। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो आपको वॉल्यूम से मोल्स निकालना आना चाहिए, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो कैसे मोल्स निकालते हैं वो निकालना आना चाहिए। और तीसरा टर्म आपको वॉल्यूम अगर गिवन है तो मोल्स कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। और जितना भी टर्म्स आपको अभी तक पढ़ाया गया है उसके बेस पे मैं छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ? न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है। आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 EMU ऑफ द हीलियम? हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 EMU ऑफ द हीलियम? ठीक है। चलो बेटा, एक सिंपल सा लॉजिक समझना कि अगर आपको कभी भी ये निकालना पड़े कि कितना एटम्स है, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़े कभी भी, बेटा नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो किसके इक्वल हो सकता है? बेसिक लॉजिक जो कहता है वो ये कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास। किसके इक्वल होगा बेटा? टोटल मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम। यस और नो? बेटा अगर हम लोग टोटल मास को एक एटम के मास से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा, है ना। ये बेसिक लॉजिक। आपसे पूछे टोटल मास कितना है यहाँ पे तुम्हारे पास, तो टोटल मास तुम्हारे पास में 100 EMU। ठीक है ना। मास ऑफ वन एटम कितना होता है हीलियम का? तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है बेटा कितना? 4। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 4 EMU। EMU लगाना होता है एटॉमिक मास के बाद में, तो बेटा कितना हो जाएगा? 4 EMU। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना निकल के आएगा? 25। यहाँ से कितना आइटम्स निकल के आया बेटा? दैट इज 25। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अभी आपको बोला 100 EMU था, मैं बोल रहा हूँ इस 100 EMU को उड़ा देते हैं। आपके पास में 100 ग्राम ऑफ हीलियम कितना है? 100 ग्राम ऑफ हीलियम। तो कैसे निकालेंगे? तो ये बेटा सेम लॉजिक काम कर सकता है तुम लोगों का कि टोटल मास अपॉन मास ऑफ वन एटम। टोटल मास कितना है बताइए? टोटल मास कितना है तुम्हारे पास में? दैट इज 100 ग्राम। मास ऑफ वन एटम कितना है आप लोगों के पास में? 4 EMU। अब देखो आपके पास में दोनों का यूनिट अलग अलग है, आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप EMU को ग्राम में कन्वर्ट करना जानते हैं। ये हो जाएगा 100 ग्राम अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन Na ग्राम, क्योंकि आपको पता है EMU इंटू Na कितना होता है बेटा? 1 होता है। आपको क्या पता है? EMU इंटू Na कितना होता है? दैट इज 1 ग्राम। ठीक है ना। तो आपसे पूछे कि EMU कितना होगा तो आप बोलेंगे 1 अपॉन Na ग्राम। क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन Na ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा? 25। 4 से कितना टाइम्स आएगा? 25। 25 इंटू Na कितना आएगा? 25 इंटू Na। समझ में आया कि नहीं आया? एक ही तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका यह था कि आपको मास दिया है ग्राम में तो आप मोल्स निकाल सकते थे। मोल क्या होता है बेटा? मोल इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है बेटा? 100 ग्राम। मोलर मास कितना होगा बेटा? 4 ग्राम पर मोल।
कितना मोल निकल के आया? 25 मोल निकल के आ गया। कितना मोल निकल के आया? 25 मोल। एक मोल का मतलब कितना एटम होता है बेटा? एक मोल का मतलब Na एटम। तो 25 मोल का मतलब कितना होगा? अब बोलेंगे 25 Na एटम। कितना हो जाएगा? 25 इंटू Na। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। तो आपको करना क्या है, आप सोचेंगे सर कौन सा तरीका हम लोगों को लगाना है, वो तो बता दीजिए। आपने तरीके तो बता दिए कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, आपको कौन सा इम्प्लीमेंट करना है? तो आपको इम्प्लीमेंट करना है कि अगर आपको मास दिया है ग्राम में, इसमें दिया है ग्राम में, तो आप मोल से निकालिए। थोड़ा आसान पड़ेगा क्वेश्चन करना। और अगर आपको मास दिया है इसके तरह एएमयू में, तो ये लॉजिक लगाइए, टोटल मास अपॉन मास ऑफ वन एटम करके, ठीक है ना? अगर आपको दिया है बेटा कौन सा वाला, एएमयू में दिया है, तो टोटल मास अपॉन मास ऑफ वन एटम करके निकालेंगे। अगर ग्राम में दिया है तो हम लोग पहले मोल्स निकालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? Next question is calculate the total number of electrons present in 1.6 gram of CH4। 1.6 ग्राम CH4 आप लोगों के पास में, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा वो निकालना है। बड़ा आपको पता है कि CH4 का एक मॉलिक्यूल अगर आप लोगों के पास में, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? एक मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? तो एक मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन के पास 6 होता है और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, टोटल मिला के हो गया 10, क्योंकि 4 हाइड्रोजन का एटम। ठीक है बेटा, आपको एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स पता है, आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। आपको क्या पता करना है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना, ये पता करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा तो क्वेश्चन भी आसानी से हो ही जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा बेटा? उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आपको डेटा गिवन है क्योंकि मास उसका गिवन है, तो आप मोल्स निकाल सकते हो बेटा। मोल्स कितना होगा? 1/6/16। मास अपॉन मोलर मास तो कितना आएगा? 0.1 मोल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा? एक मोल का मतलब 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे होगा ना? एक मोल का मतलब कितना होगा? Na मॉलिक्यूल्स। तो 0.1 मोल का मतलब क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। कितना होगा? 0.1 इंटू Na। 0.1 इंटू Na का मतलब Na का वैल्यू रख लेते हैं बेटा 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज 6.022 इंटू 10⁻22। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट इज 6.022 इंटू 10⁻22। समझ गए आप लोग? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को समझने में बेटा यहाँ तक? चलिए करेंगे। अभी हम लोग आते हैं वापस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेशन पे। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन पे वापस आने का मतलब क्या है कि आपको पता है एक मॉलिक्यूल के पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के पास में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? इतना मॉलिक्यूल अगर आप लोगों के पास में है तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा? उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻22 है बेटा, सॉरी ना, ये 23 नहीं 22 है, इट इज 22 इंटू 10, दैट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। कैसे निकालेंगे? क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी बढ़ते हैं हम लोग। पूछ रहे फाइंड द चार्ज ऑफ 27 ग्राम ऑफ Al+3 आयंस इन कूलम। ये भी सेम क्वेश्चन है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा था, यहाँ चार्ज पूछ रहे। आपको पता है एक Al पे कितना चार्ज है? +3, एक मॉलिक्यूल, एक एटम पे।
ऐसे है ना। तो कूलम में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। चार दोनों इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लिए, 3 × 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक एल्यूमिनियम के एटम पे इतना चार्ज होगा। ठीक है बेटा, अगर आप लोग नंबर ऑफ एटम्स निकाल पाएंगे तो एक एटम के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोगों को तुरंत से मिल जाएगा टोटल चार्ज कितना है। ठीक है, और एक एटम पर 3+ का है। ये चार्ज किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। 3 प्रोटॉन की चार्ज है, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो वैल्यू हम लोग रख दिए। तो एक एटम पे कितना चार्ज होता है वो मिल गया। मोल्स ऑफ एटम कितना होगा बेटा, ये होगा मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 1 मोल। 27/27 कितना आएगा, 1 आ गया। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना मिल जाएगा बेटा, नंबर एटम्स होगा 1 × Na, तो Na एटम्स। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, total charge will be equals to number of atoms into charge present on one atom। ठीक है बेटा, तो 1 × Na इंटू 3 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे ही कुछ आएगा। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इसको मैं, या तो अब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ये Na है, ये क्या है बेटा 1.602 इंटू 10⁻⁻19। Na इंटू ये जो वैल्यू होता है बेटा Na, यानी 1 मोल पे जो चार्ज होता है, ये जो वैल्यू आते हुआ आता है 96500। इसको लोग बोलते हैं 1 फैराडे चार्ज। कितना आता है ये वैल्यू 96500 निकल के आता है, एंड इट इज 1 फैराडे। ठीक है ना। कौन सा वाला बेटा Na इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जो होता है, दैट इज 96500। इसको लोग 1 फैराडे चार्ज बोलते हैं। ठीक है ना, इतना कूलम का चार्ज होता है। चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, या फिर चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन बोलो, दैट इज इक्वल्स टू 96500 कूलम, विच इज 1 फैराडे ऑफ द चार्ज। तो अब लोग कूलम में निकालना चाहते हैं इसको, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 3 फैराडे। 3 फैराडे को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 3 × 96500 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3 × 96500 कूलम। क्लियर है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। The atomic weight of 2 elements A and B are 20 and 40 respectively. If x gram of A contains y atoms, how many atoms are present in 2x gram of B? अगर बेटा x gram of A contains y atoms, how many atoms are there in 2x gram of B? ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा आंसर आप लोग करना। मैं आपसे बोला कि आप लोगों के पास में 1 मोल बेटा किसका है, 1 मोल ऑक्सीजन का है, कितना एटम होगा, आप बोलोगे Na एटम। ठीक है ना। मैं आपसे बोलूं 1 मोल तुम्हारे पास में कितना है बेटा, 1 मोल तुम्हारे पास में सल्फर का कितना एटम होगा, तुम बोलोगे Na एटम। मैं बोलूँ बेटा तुम्हारे पास में क्या है, 1 मोल बुक है, तो कितना बुक होगा, आप बोलोगे Na बुक। ऐसे ना, 1 मोल बुक है तो कितना बुक हो गया बेटा Na बुक। आप बोलो सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, 1 मोल पूछ रहे हो। अब 1 मोल का मतलब Na तो होता है, 1 मोल का मतलब Na तो होता है ना। बहुत सही बेटा। एक्चुअल में मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ये बात समझ पाए कि 1 मोल चाहे किसी का भी हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसा होगा, सेम ही होगा, वो Na हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोल्स बराबर है तो नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होगा, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बराबर होगा। या एटम्स की बात हो रही तो एटम्स बराबर होगा, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही तो मॉलिक्यूल्स बराबर होगा। अगर मोल इक्वल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैसा होगा, इक्वल ही होगा। इट इज क्लियर, सब लोगों को समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला।
अगर मोल्स इक्वल तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैसा होने वाला है, इक्वल ही होने वाला है। ठीक है, समझ गया बेटा। चलो मैं आपसे बोलूं बेटा कि मोल्स ऑफ ए कितना होगा, आप बोलेंगे दैट इज एक्स अपॉन 20, और एक्स अपॉन 20 मोल में कितना एटम है, आप बोलेंगे वाई एटम्स। ठीक है बेटा, मैं पूछूं मोल्स ऑफ बी कितना होगा, आप बोलेंगे वो होगा 2x/40, वो भी कितना है x/20। तो अगर इसका x/20 मोल में y एटम है तो बेटा इसके x/20 मोल में कितना एटम होगा। तो अभी आपने बोला था कि सर अगर मोल्स इक्वल है तो एटम भी कैसा होगा, इक्वल ही होगा। यहाँ पे भी आंसर कितना रख दीजिए, y। समझ गए कि नहीं समझे बेटा, मोल्स इक्वल मतलब एटम्स भी इक्वल होगा। ठीक है, तो 2x ग्राम ऑफ बी में कितना एटम्स होगा, दैट इज y ऑल्सो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 to 2.5 ग्राम ऑफ KClO3। हर एलिमेंट का एटम कितना है, 1 to 2.5 122.5 ग्राम ऑफ KClO3। इसके लिए आप सबसे पहले ये सोचिए कि KClO3 के एक मॉलिक्यूल में सबका एटम कितना होता है। तो आप मुझसे पूछे पोटेशियम का कितना होगा, आप बोलेंगे एक होता है पोटेशियम। क्लोरीन का एटम कितना होता है, वो भी एक होता है। ऑक्सीजन का एटम कितना होता है, वो आप बोलेंगे 3 होता है। ठीक है ना। अगर मुझे KClO3 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाए तो मैं नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकता हूँ इस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में क्या डेटा है वो मुझे पता है। मेरा काम अभी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3 निकालना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो डेटा आप लोगों को गिवन है क्वेश्चन में उसको यूज कीजिए। पहले आप मोल्स निकालिए, मोल्स ऑफ KClO3, तो वो कितना आएगा 122.5 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा KClO3 का बेटा, पोटेशियम का होता है 39, Cl का होता है 35.5, 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। ये सब ऐड कर लेंगे, यू विल गेट इट 122.5। तो कितना होगा 122.5 मोल, कितना आ गया 1। तो मॉलिक्यूल्स कितना होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स होगा बेटा एक में कितना होता है Na मॉलिक्यूल्स, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है Na। क्लियर है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स आपको मिलेगा बेटा, दैट इज Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है बेटा आपके पास में Na है, तो पोटेशियम का एटम कितना होगा बेटा 1 इंटू Na। क्लोरीन का कितना होगा, दैट इज 1 इंटू Na। ऑक्सीजन का कितना होगा, दैट इज 3 इंटू Na। ठीक है बेटा, सभी का निकाल सकते हैं ना आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ ईथेन हैज द सेम मास as 10 million molecules of methane. How many C2H6 molecules does the sample contain? बेटा आपके पास में क्या एक सैंपल है, इस सैंपल में क्या है बेटा, मीथेन है। दूसरा एक और सैंपल है, इस सैंपल में क्या आपके पास में इथेन है C2H6। बोल रहा है दोनों सैंपल का मास कैसा है बेटा, दोनों सैंपल का मास जो है वो सेम है। मीथेन वाले सैंपल में कितना मॉलिक्यूल्स है बेटा, 10 मिलियन। मीथेन वाले सैंपल में कितना मॉलिक्यूल्स है, 10 मिलियन। 10 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7 मॉलिक्यूल्स। इथेन का कितना मॉलिक्यूल्स होगा ये पूछ रहे तो इसको लो एक्स मान लेते हैं, क्या दिक्कत। इथेन का मॉलिक्यूल को कितना मान लेते हैं बेटा एक्स। तो मैं पूछूं मीथेन का मोल कितना होगा, आप बोलेंगे मीथेन का मोल होगा 10 टू दी पावर 7 अपॉन Na। आपसे पूछे इथेन का मोल कितना होगा, आप बोलेंगे एक्स अपॉन Na।
आपसे पूछूं मास ऑफ द मीथेन सैंपल कितना होगा, आपको पता है मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास क्या होगा बेटा, मोल्स इनटू मोलर मास। मास क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास करके हम लोग निकाल सकते हैं किसी का भी मास। तो आपसे पूछे इस वाले सैंपल का मास कितना होगा, आप बोलेंगे मास होगा 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई Na इंटू 16 मोलर मास। ठीक है बेटा। तो दूसरे वाले सैंपल का मास कितना होगा मैं तुमसे पूछूं तो बोलेंगे आप x अपॉन Na इंटू मोलर मास। अब मोलर मास कितना है इसका 30। दोनों का मास कैसा है बेटा, इक्वल है, तो इक्वेट कर दें इनको हम। बोल रहे ना सैंपल ऑफ इथेन हैज द सेम मास एज दैट ऑफ द दिस मच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वेट कर लेंगे आसानी से। तो इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आप निकाल सकते हैं एक्स, Na से Na गायब हो जाएगा, दैट एक्स इज 16/30 इंटू 10⁻⁷। यही आपका आंसर है। यहीं से आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन है इन दैट सैंपल। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आएगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 वुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन 7 ग्राम ऑफ CO। What amount of CO2 would contain the same number of ऑक्सीजन एटम्स। कितना अमाउंट ऑफ CO2 के पास में सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा दैट आर प्रेजेंट इन 7 ग्राम ऑफ CO। तो बेटा पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, पीछे वाले क्वेश्चन में आपको मास सेम दिया था, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा था। यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो मास कितना होगा, तो शायद निकाल ही सकते हैं। सेम तरीके से वहां मास को इक्वेट किए थे या नंबर ऑफ एटम्स को इक्वेट कर लेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किए थे बेटा, हम लोग मास को इक्वेट किए थे, मास को आपस में रख के इक्वल रख के इक्वेट कर दिए थे। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल रख के इक्वेट करेंगे। ठीक है चलो, एक सैंपल हमारे पास में है CO2 का। ठीक है बेटा, किसका सैंपल, CO2 का है। और दूसरा सैंपल हमारे पास में किसका है बेटा, CO का। एक सैंपल CO2 का, दूसरा CO का सैंपल है बेटा। दोनों का बोल रहा है कि दोनों का नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैसा है बेटा, इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है कि मास ऑफ CO2 कितना होगा इफ द मास ऑफ CO इज 7 ग्राम। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं करने का। बेटा देखो CO2 हम लोगों के पास में है और CO हम लोगों के पास में। इसका मास कितना है बेटा, 7 ग्राम। इसका मास मान लेते हैं x ग्राम। मोल्स कितना हो जाएगा बेटा, दोनों का मोल्स होता ही है। इसका होगा x/44, इसका होगा 7/28। अच्छा पहले वाले केस में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो बोलेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ CO2, दैट इज 2 into x/44। और दूसरे वाले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बेटा, दैट इज 7/28। दोनों तरफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसा होगा बेटा, इक्वल। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर इक्वल। एटम्स अगर इक्वल है तो मोल्स भी इक्वल होगा ना, पीछे भी डिस्कस कर चुका हूं ऐसा क्वेश्चन में। एटम्स आर इक्वल देन मोल्स विल बी इक्वल। तो इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे बेटा, दैट इज 22, that is 4, so x is 22/4। that is 5.5 ग्राम। ठीक है बेटा, तो 5.5 ग्राम ऑफ CO2 would contain the same number of oxygen atoms that are present in 7 ग्राम ऑफ CO। ठीक है बेटा, तो होपफुली आपको बेटा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है,
तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें लेके और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके, ठीक है ना, केमिस्ट्री के बारे में। और भी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत ही आसान आपको लगने वाला है केमिस्ट्री, ठीक है। तो बेटा इसके आगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।